के हमारे मेहमान हैं मोहतरम सीनियर कॉलम नवीस सईद आसी साहिब, जो कि नामवर कॉलम निगार हैं और साथ ही पाकिस्तान के बड़े अखबार नवाए वक़्त के एडिटोरियल पेज के भी इंचार्ज हैं। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से मईशत के हवाले से अच्छी खबरें सुनने में आ रही हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर से ही जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जा रहा है। हम इसके बारे में सईद आसी साहब से पूछेंगे, क्या इमरान खान साहब इनके साथ जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ सेटलमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो सर, क्या एक तरफ तो मईशत के हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से अच्छी खबरें सुनने में आ रही हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आवाज़ें उनके ख़िलाफ़ उठ रही हैं, क्या इनमें इमरान खान साहब इनसे कामयाब हो जाएंगे, इनसे सेटलमेंट? देखिए, ये दो अलग इश्यूज़ हैं। मईशत का ऊपर उठना, जिस तरह इमरान खान साहब अक्सर कहा करते हैं ये चीज़ ऊपर उठ रही है, कुछ लोगों को उन्होंने वैसे ही ऊपर उठा दिया हुआ है, तो वो एक अलग इशू है। मईशत इस वक्त बेहतर हुई है, अपने पाँव पर खड़ा हुई है या नहीं हुई है, ये एक मामला है। दूसरा, आपने जहांगीर तरीन ग्रुप की बात की है, वो अलग मामला है। तो मेरे ख्याल इसको बारी बारी अगर हम टेकअप कर लें। जहाँ तक मईशत की बात है, इस बारे में आप देखिए, इनकी हुकूमत को अब 3 साल तकरीबन पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। तो जितनी एफर्ट मईशत की को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए इस दौर में की गई है, चाहे हुकूमत की तरफ से हुई, चाहे पाकिस्तान के मेहरबान दोस्तों की तरफ से हुई, जिनमें चीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह भी शामिल है, तो इन 3 सालों में जितनी एफर्ट हुई, शायद हमारी पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जितनी इन्हें यानी कि बेल आउट पैकेजेस मिले दोस्त ममालिक से, फिर IMF के साथ भी रजू कर लिया इन्होंने, $6 अरब का पैकेज वहाँ से भी मिल गया इन्हें। तो इसके बावजूद उसके सबरात जो है वो अवाम तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है ना। अवाम नको रखे उसी तरह, और शायद उन्हें इमरान खान साहब जिस तरह कहते हैं कि असल सुकून तो कब्र में है, शायद वो कब्र में ही वो सुकून हासिल कर पाएंगे, लेकिन वो शेर है ना कि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, तो वो मामला है। तो बहरहाल हमें देखना ये है कि ये मईशत क्यों अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकी, इसमें कबाहतें क्या हुई है, क्या बेतदबीरी है हमारे मंसूबा साज़ों की, हमारे हुक्मरान तबकात की, या फिर वाक़या क्राइसिस इतने हैं कि ये अभी तक स्टेबल नहीं हो पाई। अब देखिए, कोरोना का इशू है, वो तो पूरी दुनिया को उसने कैप्चर किया है। बड़ी बड़ी मईशतें, मुस्तहकम मईशतें जो हैं वो कोलैप्स हुई है कोरोना की वजह से। यानी कोरोना के इफ़ेक्ट जो है इंसान पे वो इतने नहीं हुए जितने मईशत पे उसके इफ़ेक्ट हुए, ठीक है ना। तो वो एक अलग मामला है। पाकिस्तान की मईशत ऑलरेडी तरक्की पजीर मईशत इसको हम कहते हैं, तो इसके लिए जिस तरह एक सहारा मिला था, हमें तवक्को तो यही थी कि ये वाकई ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगी और इसके सबरात जो है वो बराह रास्त या बिल वास्ता आवाम को मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक, अब देखिए, ये और भी ज़्यादा एक पिंचिंग सूरत हाल है कि इस वक्त जितना प्रोपेगेट किया है ख़ुद इमरान खान साहब ने और उनके साथियों ने, कैबिनेट के साथियों ने, कि हमारे जो जिसको शरह-ए-नमू कहते हैं वो 4% तक चली गई है, बड़े शादियाने वो डंके बजाए गए। तो इस तरह आवाम जो है ना, वो एक किस्म की उनकी एक नई उम्मीदें पैदा हो वाबस्ता हो गई कि अब मईशत मुस्तहकम हो गई है तो लामहला उसके सबरात हम तक पहुँचते हैं। लेकिन अगर बजट में, अब चंद दिन की बात ही है ना, बजट में वो सब ना हो पाया जिस तरह इन्होंने तवक्कुआत बढ़ाई है, ये बता के बढ़ा चढ़ा कर बता के कि हमारे इतने यानी टैक्सेस रेवेन्यू इतने वसूल हो गए हैं, शरह-ए-नमू इतनी हो गई है और आगे चल के भी हमने इतना करना है, आगे महंगाई का भी खात्मा हो रहा है, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब का स्टेटमेंट था। अगर ये सब कुछ ना हो पाया, इसके बरक्स बजट में मज़ीद टैक्स लग गए, जिस तरह सुन भी रहे हैं। एक बात तो सामने आ गई पेंशनर्स की कि उनको वो कटौती हो रही, कोई 7.5% टैक्स लगाया जा रहा है। तो ऐसे ही दूसरी मदाद में अगर आम आदमी पर मज़ीद बोझ बढ़ गया
तो उनकी मायूसियाँ जो है वो इंतहा को चली जाएंगी। फिर इनके लिए टैकल करना बहुत मुश्किल होगा। आपने इसको हम इसके साथ आप मिला लेते हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, ख़तरा इस ग्रुप से ज़्यादा है या अवाम के इस्तराब से ज़्यादा ख़तरा है? ठीक है ना, मेरा ख्याल है ज़्यादा ख़तरा इस वक्त अवाम के इस्तराब से। जहाँ तक जहांगीर तरीन ग्रुप की बात है, अगर इन्होंने एक अपोजिशन जिस तरह एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हुई थी PDM के प्लेटफार्म पर, और ऐसी फ़िज़ा बन गई थी कि शायद सुबह गया या शाम गया वाली बात थी, तो अगर इतनी मजबूत और मुत्तहिद अपोजिशन जो है उसकी सफ़ों में किसी वजह से दरारें पड़ गई हैं, तो जहांगीर तरीन बेचारा किस बात की भूली है? ठीक है ना। तो इसमें असल एनालाइज करने वाली बात यह है कि ये खुशकिस्मती है इमरान खान साहब की, या इनके साथ किसी और ने अपनी किस्मत वाबस्ता की हुई है। ठीक है ना, जिन्होंने दरपर्दा रहकर इमरान खान साहब को आगे किया हुआ है, उनके अपने मकासद हो सकते हैं। जब तक फिर यही एक थ्योरी फिर चलती है कि जब तक उनके मकासद इनके साथ वाबस्ता हैं ये चलते रहेंगे, जब मकासद पूरे हो जाएंगे तो फिर इनके वो रेत की दीवार बनने में कोई देर नहीं लगेगी। तो ये है, रेत की दीवार तो बनने में देर नहीं लगेगी अगर उनके साथ जिन लोगों के पस पर्दा कोई मकासद हैं, जो भी हैं, वो लोग भी तो जहांगीर तरीन या दूसरे लोगों को, अपोजिशन में से लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वो एक स्ट्रेटजी होती है उनकी, वो किसी एक पर फोकस नहीं करते। बैक वक्त जो है ना, वो कईयों को दाना डाल रहे होते हैं ताकि किसी वक्त भी किसी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस हो तो उसे इस्तेमाल कर लिया जाए। यकीनन जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसके पीछे भी वही हाथ ही मौजूद है, लेकिन वो हाथ इनको इस्तेमाल तब करेंगे जब इनसे उनका ये समझेंगे कि अब ये हमारे काम के नहीं रहे। ठीक है ना, जब तक ये उनके काम के हैं तब तक जहांगीर तरीन ग्रुप हो या PDM हो या कोई और हो, वो कोई ख़ास डेंट नहीं डाल पाएगा। सर इसी दौरान ही इस जहांगीर तरीन का मसला है, तो इसी दौरान ही मियाँ शबाशी साहब भी बाहर आ गए, उनकी ज़मानत होगी। इस मौके को आप कैसे देख रहे हैं? आपकी गहरी नज़र है सियासी। देखिए ये मुख्तलिफ थ्योरीज, क्या ये भी उसी मकासद के अंदर से ही है जो पर्दा लोग हैं? थ्योरीज होती हैं कि अब अदलिया जो है वो भी शायद उनके इशारे को टो करती है। इससे तो यही अखज़ किया होता है ना, अगर आपके बकौल शहबाज शरीफ साहब इसी सिनारियो में वापस आए तो फिर अदलिया भी उस का हिस्सा है, उस यानी पार्ट का हिस्सा है फिर। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर हमारे सारे इदारे जो है, रियासती इदारे, इंतज़ामी इदारे, अगर सारे जो है वो किसी के पर्पज़ की तकमील के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर जो उनसे काम ले रहा है उसका अपना क्या पर्पज़ है? क्या वो पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना चाहता है, अवाम का भला करना चाहता है, सिस्टम को मुस्तहकम करना चाहता है? तो ये बड़े गहरे सवाल हैं। इनको अगर हम एनालाइज करें तो बहुत इस तरह बिटरनेस भी आती है। जिस तरह एक देखें ना, एक सिस्टम के ख़िलाफ़ जिस तरह साजिशें होती है पिछले, यानी पाकिस्तान के क़याम को भी अब 75 साल के करीब हो गए, तो इस दौरान जमहूरी हुकूमतें कितना अर्सा रही हैं और गैर जमहूरी हुकूमतें कितना अर्सा रही हैं। बराह रास्त और बिल वास्ता भी फिर आ जाता है कि अगर कोई जमहूरी हुकूमत रही है तो वो यानी कि उसके पीछे उसको डोरियाँ हिलाने वाला कौन था। तो उस ये सारा अगर हम एनालाइज करें तो वो एक ही नतीजा निकलता है कि वो अब जिसको हम उर्फ़े आम में एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो वही सारी उसी का सारा खेल है। तो यही एक अब नवाज शरीफ साहब का जो बयानियाँ, लेकिन सर उस दौरान उन अदारों का ये भी कहना है, जिस तरह कुछ लोगों की पीछे मुलाकात हुई, इस मुलाकात के अंदर उस्मान बुज़दार के बारे में क्वेश्चन हुआ कि अगर हमारा इतना ही अमल दखल हो तो हम अभी तक उस्मान बुज़दार को क्यों चेंज नहीं कर सके। खैर ये तो वैसे ही मैं तो इसको वो कहूँगा कि वो मिट्टी झाड़ने वाली बात है। तो वही बात है, वरना जो है उस्मान बुज़दार का जो इशू है वो भी उनके साथ ही रिलेट करता है। पीछे जो अगर सारा आप खोज लगाएंगे ना, ताने बाने जो बुने हुए, तो उनमें
वो भी शामिल है उसमें उस्मान बुज़दार। अच्छा, तो मियां नवाज शरीफ की सियासत है, आप लाहौर में बैठे हैं, आपने कोई अपना इतना अरसा आपने सियासी हालात को देखा करीब से, सारी पार्टियों को देखा, फिर पार्टी के साथ नून लीग के साथ आपने देखा, आपकी कुर्बतें रहीं। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जब इससे सियासत में आए, इन्हीं बैसाखियों के ज़रिए वो दाखिल हुए सियासत में, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ वो अलम लेकर निकले हैं। क्या इसमें कामयाब हो जाएंगे? देखिए वो कामयाबी तो बात की बात है। अब बैसाखियों वाली जहाँ तक बात है, जुल्फ़िकार भुट्टो का आप देखें ना, वो भी तो इन्हीं बैसाखियों पर ही थे ना, इसी पर खड़े थे। वो डैडी कहा करते थे यूब खान को, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या अलकाबात और दिए हुए थे। तो जब एक ज़हन में मेरा ख्याल है, जब एक ये शऊर की बात कह लें आप, कि जब शऊर बेदार होता है या शऊर पैदा होता है, तो फिर कुछ समझ में आने लगते हैं कुछ मामलात के। हम जिनकी तशहीर किया करते थे, जिनके साथ जिनके लिए रितबुल लिसान हुआ करते थे, क्या वो इस मुल्क, कौम और सिस्टम के लिए कोई फ़ायदेमंद साबित हुए हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जब ये सोच पैदा होती है ना, तो फिर आप लाशऊरी तौर पर कह रहे या फिलवाक़ई शऊर के तहत, उसमें फिर मैं तो समझता हूँ कि एक इनकलाबी सोच पैदा होती है, जिस तरह भुट्टो में पैदा हुई। ठीक है ना, कि वो बैसाखियों से सारे आया, लेकिन फिर एक अवामी लीडर बन गया जब उसने दूसरा धारा जब इख्तियार किया। तो यही मामला नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ भी यकीनन सारे इनकी बैसाखियों पर खड़े होकर आए थे ना। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये तो सारे यानी कि अपने मकासद के लिए ही सबको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उनमें भी थोड़ा सा एक वो इनकलाब वाली बात आ गई कि ठीक है, अपने रेजिस्ट करना है। वो एक सोच पहले हुआ करती थी भुट्टो दौर में, एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट की, यानी जो कुव्वतें एस्टेब्लिशमेंट के साथ होती थी, बाकी जो है उसमें इधर एक तस्वर था शायद बाएं बाजू वाली कुछ ज़्यादा है, या उधर दाएं बाजू वाली ज़्यादा हो जाती थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो जब दूसरी सोच आई, तो वो इनकलाब की सोच थी, वो अवाम की सोच थी मेरा ख्याल है। तो जब इस सोच ने नशो नुमा पाई, तो इसने फिर नवाज शरीफ को भी लीडर बना दिया। तो नवाज शरीफ का मैं जिक्र कर रहा था बयानिए की, नवाज शरीफ का जो बयानी है वो भी यही है कि हमने जमहूरियत पर जो उफ्तादें अब तक टूटी है, जमहूरियत के बेस में जिस तरह दूसरों ने अपने मकासद हासिल किए हैं, और जिनके नाम पर जमहूरियत लाई जाती है, सुल्तानी जमहूर जिसको कहते हैं, वो जमहूर बेचारा वो रांदा दरगाह है, उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं आता, बल्कि उस पर मज़ीद कहर नाज़िल हो जाते हैं, मज़ीद वो पसपाइयों की दलदल में चला जाता है जी। तो ये जब सोच बेदार हुई, तो फिर इस सोच को जो आगे लेकर चलता है, तो वो फिर अवामी लीडर बन जाता है। लेकिन अगर अवामी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब एक ये अलम लेकर निकले हैं, तो लेकिन दूसरी तरफ उनके भाई हैं जो कि वज़ीर आला हैं, तो रह चुके हैं, तो आप सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि मियां साहब तो लंदन में शिफ्ट कर चुके हैं। लेकिन ये सर हमने देखना है कि या क्या मियां शहबाज शरीफ साहब जो इनका एक नरम गोशा रखते हैं उन लोगों के लिए, क्या वो अपने भाई को एग्री करने में कामयाब हो जाएंगे, या मरियम नवाज को? देखिए इसमें सीधी बात ये है, ये एक थ्योरी ये फ्लोट हुई है कि शायद फैमिली में इख्तलाफात हैं, मरियम की अलग सोच है, नवाज शरीफ की अलग है, शहबाज शरीफ की अलग है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। ये कौमी सियासत में जो है ना, मुस्लिम लीग की जो सियासत है, नून की सियासत, वो नवाज शरीफ के साथ ही है। नवाज शरीफ माइनस होगा तो मुस्लिम लीग नून सारी माइनस हो जाएगी, उसके बाद किसी के हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। ये इसका इदराक शहबाज शरीफ साहब को भी है। तो शहबाज शरीफ साहब से आप तो नहीं रख सकते कि वो डिफ़र भी कर सकते हैं, वो ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू एक्सचेंज करते होंगे एक दूसरे के साथ, और उसमें फिर दरमियानी रास्ता सोचते भी होंगे कि हम अगर हार्ड लाइन से हट के थोड़ा सा कुछ दरमियानी रास्ता इख्तियार करें तो हमें क्या एडवांटेज हो सकता है, ये यकीनन सोचते होंगे। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो इसकी अलामत है कि वो मुफावत जो है यानी करार दिए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वो खुद अलामत है। उनकी सियासत जो है वो नवाज शरीफ की सियासत पर ही बेस करती है, उससे वो हट नहीं सकते। अल्टीमेटली जो फैसला होना है
मुस्लिम लीग नून की सियासत में वो नवाज शरीफ का ही होना है, शहबाज शरीफ का नहीं होना। शहबाज शरीफ उससे अलग होंगे तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। ये एहसास जो है ना, ये शहबाज शरीफ को कहीं जाने नहीं देगा, वो नत्थी रहेंगे नवाज शरीफ के साथ। तो मरियम नवाज का सर मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मरियम नवाज का मुस्तकबिल तो नवाज शरीफ के साथ ही है ना। अगर नवाज शरीफ दोबारा यानी कि कल को हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो मुल्क वापस आ जाए, तो मरियम नवाज, जिस तरह कलसूम नवाज का आप देखें ना, जब नवाज शरीफ साहब नज़रबंद हुए थे तो वो एकदम ऊपर के सामने आई, एक मुसलमान लीडर बन गई थी, ठीक है ना। तो लेकिन जब फिर नवाज शरीफ साहब वापस आए तो उन्होंने दोबारा अमूरे खानादारी संभाल लिया। तो यही मामला मरियम नवाज के साथ होगा। जी। सर कल एक अफसोसनाक वाक़या, ट्रेन का वाक़या गोल्डी में हुआ। तो जब भी मुस्लिम लीग नून के दौर में इस तरह के 6-7 वाक़यात हुए, पेश आए, तो वज़ीर खान साहब जो कि अपोजिशन में थे, उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे, वज़ीर रेलवे इस्तीफ़ा दे। तो क्या अब इनका भी अखलाकी तौर पर हक बनता है कि पीटीआई का वज़ीर? देखिए, जो अखलाकी तौर पर तो बहुत कुछ बनता है। अब देखिए, पीटीआई के 3 साल दौर में मैं अभी देख रहा था 278 हादसात हुए हैं। 278, ये आपकी मेन हेडिंग लगी हुई है आपके? 278 हादसात, जिनमें 8 ऐसे बड़े हादसात हैं जिनमें कैजुअल्टीज हुई हैं जी। तो अब आप इसकी जिम्मेदारी आप साकिन पर डालें अगर, तो मेरा ख्याल है ये कोई मुनासिब तो नहीं है। जी जी, ठीक है ना। तो इसमें इन्हें खुद जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए जी। एक अगर आप समझते हैं कि आपकी कौमी लीडरशिप है और आप इश्यूज़ की सियासत करते हैं, तो फिर आप हर मामले पर यू टर्न लेना जो है वो मुनासिब नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कबूल करें। आप जो आपके जो वज़ीर हैं रेलवे, उनसे, हाँ, आज़म स्वाति साहब, उन्हें खुद कहें कि वो हट जाए। जिस तरह आपने 1-2 वज़ीरों को हटाया भी था, ठीक है ना। अब आज़म स्वाति साहब कहते हैं कि अगर मेरे इस्तीफ़ा देने से जो जिनकी जानें ज़ाय होगी वो ज़िंदा हो जाते हैं, तो मैं, ये इससे बड़ी यानी कि एक मजाक कोई हो सकता है, इससे बड़ा मजाक? हाँ जी। और उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो जो साबका हुकूमतों का गंद जो है, उसकी बुनियाद पर हम क्यों आज़म स्वाति साहब क्यों इस्तीफ़ा दें। देखिए ना, ये ऐसी बातें मेरे ख्याल सियासत में नहीं होनी चाहिए। आज जो जिम्मेदारी, अब 3 साल आपके इक़्तिदार के हो गए, अब तो कम से कम आपको एहसास होना चाहिए ना कि जो अब खराबियां नज़र आ रही हैं, अब रेलवे में जो खराबियां हैं उसकी निशानदेही तो खुद चेयरमैन रेलवे ने भी की। उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है कि मैंने तो 1 महीना पहले भी कह दिया था कि ये जो ट्रैक कुछ है रेलवे के जो नाकस हैं, किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। तो आप क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं देते? क्यों आप फंड्स एलोकेट नहीं करते इसकी इस्लाह के लिए? अब ये हादसा हो गया तो आपने ये सियासत शुरू कर दी। तो अब मैं तो ये कहता हूँ कि अब कम से कम अब ही अकल कर लें कि जो दूसरे नाकस ट्रैक हैं, कम से कम उनकी तरफ तवज्जो दें, उनको रीबिल्ड करें, ताकि आइंदा ऐसे बड़े हादसा से बचें। अब हम कुछ पंजाब की बात कर लेते हैं सर। उस्मान बुज़दार साहब, जो कि वज़ीर पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, एक ज़्यादा लोगों का सूबा है। उस्मान बुज़दार साहब, आप उनकी कारकर्दगी कैसे दे रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ, अगर आप कंपेयर किया जाए? देखिए, अब मैं ये भी नहीं कहता कि वो कोई महातड़ किस्म का है, वो ज़ाहिर पहले, लेकिन उनकी कारकर्दगी पे तो हमेशा जब से वो आए हैं, पहले भी वो सियासत में रहा है, पहले नून में भी रहा है, काफ लीग में भी रहा है, आपको पता ही है जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि नवारद है। नवारद तो बिल्कुल नहीं है ना, एक इलेक्ट होके आया था वो। तो अब उस पर जो नज़र करम पड़ी है, वो अब खान साहब की चॉइस जो है उसका भी एक पूरा पस मंज़र है। इस पे ज़रा रोशनी डालें, क्या वजह है खान साहब को, उनके अंदर क्या चीज़ नजर आई जिसकी वजह से खान साहब को, वो खलाई मखलूक है जिसकी वजह से खान साहब इनको बदलना है? मेरा ख्याल है खान साहब से ज़्यादा जो हमारी खातून अव्वल है उनका किरदार, उनको कुछ रोशनी ज़्यादा नज़र आई थी उनमें। वो कुछ मामलात, फैमिली के मामलात कुछ ऐसे हैं पहले से, यानी कि तो सिफारिश उधर से आई। वो जो खतूनी अव्वल है, उनका तल्लुक भी तो आपकी तरफ पाकपतन से ही है ना? आप उन लोगों को करीब से जानते हैं, आपके साथ उनके करीबी ताल्लुकात हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब ये बहुत ही मियाँ गुलाम मोहम्मद खान माने का की जी, तो मेरे उनके साथ बहुत अच्छे मुरासिम, वाला साहब के भी बहुत अच्छे मुरासिम थे उनके साथ। तो मैं इधर गुलबर्ग में इनकी रिहायश थी, तो यहाँ इनसे मुलाकातें भी हुई यहीं पर एन ब्लॉक में। तो
अब देखिए वो फैमिली जो है, अब इस बारे में क्या कि एक सियासी फैमिली तो है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मियाँ गुलाम मोहम्मद एक बड़े लेजेंड सियासतदान थे, जी जी ठीक है ना। तो उसकी फैमिली में उसकी उस फैमिली की बहू होने के नाते और फिर उसका अपना अब बहरहाल खातून खाना की जो खातून अव्वल भी हैं अब, तो उनकी रूहानियत का अमल ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा असर पजीर होता है। इसलिए उस्मान बुज़दार साहब जी, को जी, कोई जी, जी, बदलने में खान साहब हाँ, भी हिचकिचाहट बिल्कुल। महसूस करते हैं। जी। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत मेहरबानी कीमती आपकी, वक्त आप दिया। तशरीफ लाए। जी सर, ये राना फ़ारूक दिलदार को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।